हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 8 से लेके 14 जून तक की। ठीक है। जैसे आप सबको पता है, ये रेगुलेटरी बॉडीज के जो एग्जाम्स होती है उसमें पीआईबी के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई और नाबार्ड तो वैसे भी 80% करंट अफेयर ओरिएंटेड एग्जाम्स है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आरबीआई एंड नाबार्ड एज वेल एज एफसीआई एंड बैंकिंग ऑल्सो। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला न्यूज़ है एमओसी से रिलेटेड, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। हमने मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जापान फेयर ट्रेड कमीशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। इसका मतलब क्या है कि इस एमओयू के जरिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और जापान फेयर ट्रेड कमीशन में एक कोऑपरेशन होगा विथ रिगार्ड टू कि मार्केट में कंपटीशन कैसे इंश्योर की जाए और हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि जो छोटे प्लेयर है उनके साथ कोई अन्याय ना हो, है ना। तो उसकी वजह से ये मोटिव है उसका, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है। जापान जो है काफ़ी मतलब डेवलप कंट्री है, उनका जीडीपी भी हमसे ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही वाइब्रेंट है जापान में, है ना। तो बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो फिर वहाँ पे कंपटीशन कैसे इंश्योर किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड फील्ड कैसे प्रोवाइड की जा रही है, तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जापान फेयर ट्रेड कमीशन के साथ ये एमओयू साइन किया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। कंपटीशन एक्ट एक साइन हुआ था 2002 में। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। कंपटीशन एक्ट 2002 का है और कंपटीशन एक्ट के तहत 2009 में ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। ये इतने में पिछले एक दो महीने में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में है और तो इसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बैंकिंग एग्जाम्स में एफसीआई में और नाबार्ड के फेज वन में भी ये जो एमओयू और एमओसीज जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स अमेंडमेंट इन कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। तो ये नाबार्ड से रिलेटेड अभी ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाबार्ड के फेज वन में ये जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, कोकोनट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है या फिर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, तो इनके हेडक्वार्टर्स, उनके उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्ट्स वो पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट जो है 1979 में फॉर्म हुआ था। ठीक है। ये एनेक्ट किया था 1979 में। तो इस अभी इसमें एक अमेंडमेंट किया है कि इसके इनके जो चेयरमैन होंगे उसको अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है। तो ये जो कोकोनट का जो क्रॉप है वो मेजरली आपका लिया जाता है केरला और तमिलनाडु में। ठीक है। वहाँ के लोग आपके रसम में सांबार में कोकोनट यूज करते हैं, वहाँ के लोग खाने में भी कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। और ये कोकोनट का जो क्रॉप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अ, हम पूरे इंडिया में कोकोनट का ऑयल यूज़ होता है सर पे लगाने के लिए, कुछ पार्ट में खाने के लिए भी यूज़ होता है। और ये कोकोनट तो हर जगह सब्जी में यूज़ करते ही है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्रॉप है कोकोनट। इसके लिए ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट बनाया गया था, ताकि कोकोनट का प्रोडक्शन सही से हो और वो उसका सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक पूरे इंडिया में अच्छी तरीके से बने। ठीक है। तो अभी ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है। ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री में नहीं आता है, ये आता है आपके एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर, है ना। तो ये नोडल मिनिस्ट्री भी बहुत बार पूछ लेते हैं, ये आपको नोट डाउन करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका काम क्या है, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का फंक्शन ये है कि टू अडॉप्ट द मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री। कोकोनट इंडस्ट्री को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवाइस चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हेल्प करता है। किसी भी फार्मर को या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को, किसी अगर कोकोनट डेवलपमेंट में कुछ हेल्प चाहिए तो वो सीधा किसके पास जाएंगे, नेशनल कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के पास। ठीक है। वहाँ पे उनकी सारी हेल्प की जाएगी उनको, उनका रजिस्ट्रेशन से लेके तो अपेडा अपेडा से कांटेक्ट करने,
मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए एपेडा से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इंटर ऑर्गेनाइजेशनल जो कोऑर्डिनेशन है वो भी ये नेशनल कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड करेगा। ठीक है, तो इसमें से आप 4-5 फंक्शंस नोट डाउन कर लो, सो दैट यू इट विल हेल्प यू टू राइट आंसर्स इन योर मेंस एंड एज वेल एज टू राइट एसेज ऑन एग्रीकल्चर इन नाबार्ड, है ना। तो ये आपको डेवलप करना है। कैसा है कि ये नाबार्ड से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, एफसीआई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मिलती है आपको, आपने लेके रखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है ये कब काम में आ सकती है। और ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, है ना। आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर नोटिफिकेशन कम्स यू कैनॉट बिल्ड योरसेल्फ, है ना। तो आपको आज से ही ब्रिक बाय ब्रिक खुद को बिल्ड करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, अगर आप मतलब नी जर्क मतलब ऐसा अगर आप अप्रोच रखोगे कि भाई आज नोटिफिकेशन आ गया फिर 2 महीने पढ़ लेंगे, तो मतलब सिलेक्शन के चांसेस उतने नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर आप सस्टेनेबली प्रिपेयर करते हो, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आप इंटरव्यू भी फेस कर पाओगे, आपको मेंस में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हमने पीआईबी सीरीज शुरू की है। तो आप अभी ये जो भी हम स्लाइड्स और इंफॉर्मेशन आपके लिए ला रहे हैं ऑथेंटिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये फंक्शंस आप नोट डाउन कर लेने हैं आपने कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के। आगे बढ़ते हैं। अभी कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कुछ चेंजेस किए। ठीक है, ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये आपके जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट ईयर जो अनाउंस किया था आत्मनिर्भर वाला, उसका ही पार्ट है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये 1 लाख करोड़ का ये एग्री इंफ्रा फंड बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ प्रोविजंस थे, अभी उसको कुछ चेंजेस किए, उसमें मॉडिफिकेशन किए हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, कोई एपीएमसी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं थे इसके अंडर। अभी उनको एलिजिबल कर दिया गया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इन सभी को अभी इस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन मिलेंगे। ठीक है, तो इनका जो सब्सिडी का प्रोविजन है वो है 3%, 2 करोड़ तक। ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा भी लोन्स इस फंड के थ्रू मिल सकता है इंडिविजुअल फार्मर्स को, एफपीओस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो 2 करोड़ तक ही मिलेगा। ठीक है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन इसके थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है, ये आपको नोट डाउन करने हैं। 1 लाख करोड़ का फंड है, फिर 2 करोड़ तक ही आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलता है, तो 3% मिलता है। तो ये सब जो माइन्यूट डिटेल्स है वो आपको लिख के रखनी है। नाबार्ड बड़ा ही मतलब एग्जाम जो है बड़ी नटखट है, नटोरियस है। आपको वहाँ पे वो कुछ भी माइन्यूट डिटेल्स पूछ लेंगे। ठीक है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दिस डिटेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ब्रिक्स नेशंस में ये एक इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान प्रपोज किया है इंडिया ने, और वो ब्रिक्स नेशन ने अभी ये एडॉप्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान क्या है, जो ब्रिक्स नेशंस में जो भी एंटरप्रेनर्स काम कर रहे हैं, जो भी नए वेंचर्स आएंगे, है ना, सभी फील्ड में, एमएसएमई में हो या फिर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में हो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में हो, या फिर आईटी इंडस्ट्री में हो, ऑनलाइन एजुकेशन में हो, तो इनमें क्या है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज जो है वो हमको प्रमोट करने होंगे। उनको हमको मतलब फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ताकि वो बड़े होके बड़ा कुछ साल बाद बड़े बिजनेस बन सके। ठीक है, तो ये ब्रिक्स नेशन जो है वो इन्होंने एक ये इनोवेशन कोऑपरेशन प्लान लाया है, ताकि ये इंटर कंट्री जो कोऑपरेशन है वो बन सके इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मीटिंग ब्रिक्स एंड स्टीयरिंग कमिटी, India had proposed to plan to facilitate sharing of experiences of each other's innovation ecosystem and networking of innovators and entrepreneurs। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। मल्टीलैटरल बॉडीज और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो है वो आरबीआई और नाबार्ड के सिलेबस में भी है, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये STIEP का लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे दिया है। ठीक है,
साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप, है ना। तो बहुत बार पूछ लेंगे आपको कि भाई ये STIEP में टी क्या है, टेक्नोलॉजी है या ट्रांसफर है ना। तो ये इसका लॉन्ग फॉर्म भी आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 21-22, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है ये RBI एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। RBI के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इसका। बेसिकली ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के पीछे मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग जो है इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास अगर 10 लाख रुपए है तो आप अगर बैंक में रखोगे तो आपको 5% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। FD में रखोगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में रखोगे तो 6.5-7% तक मिलेगा। लेकिन आपका पैसा जो है वो ग्रो नहीं होता है, 10 लाख वैसे ही रहेगा और आपको पाँच उसके पे उस पे जितना भी परसेंट है उतना इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, 5 साल बाद वो जो पैसा है आपका 10 लाख रुपए, वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो ग्रो नहीं होता, वो 10 लाख ही रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने जाओ तो फिजिकल गोल्ड का जो है कॉस्ट बढ़ता है, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो सप्लाई तो उसका लिमिटेड है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ती रहती है ना। तो वो हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है ना। और उससे हमारी जो करेंसी है वो वीक होती है। तो इसकी वजह से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई गई है। अभी ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, ये गोल्ड बॉन्ड मतलब एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। आप अगर ये गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे तो आज जितनी वैल्यू है गोल्ड की उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद 5 साल बाद गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी 10%, 20%, कभी कभी डबल भी हो जाती है वैल्यू। तो आप आज अगर 10 मान लो 47,000 एक ग्राम का प्राइस है, तो 5 साल बाद हो सकता है वो 64,000 हो, 65,000 हो। तो उतना पैसा आपका ग्रो कर रहा है। तो इसकी वजह से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम RBI गवर्नमेंट ने लॉन्च की और एडमिनिस्ट्रेशन RBI की तरफ से होता है, ठीक है। तो हमने अभी फिजिकल गोल्ड नहीं, लोग अभी फिजिकल गोल्ड नहीं लेते, ये गोल्ड बॉन्ड ले लेते हैं, है ना। तो आपको अगर बीच में भी कभी रिडीम करना हो तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उस टाइम पे गोल्ड का जितना भी प्राइस होगा उस प्राइस पे ये गोल्ड बॉन्ड रिडीम होंगे, उतना पैसा आपको मिलेगा। आज मान लो 50,000 है गोल्ड बॉन्ड का स्कीम और अगले साल 60,000 का हो गया, तो आप अगले साल एक गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करते हो तो आपको 60,000 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम आप 1 ग्राम तक 1 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करना, है ना। और मैक्सिमम 4 kg इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी ये यहाँ पे देख लो 4,800 अभी रिसेंट प्राइस है 1 ग्राम का, है ना। तो ये मिनिमम इतना आपको खरीदना पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस बार RBI के मेंस में भी RBI गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अवेयर रहना है, इसका नोट्स भी आपके नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड सेलिब्रेटेड द नेशनल फिश फार्मर्स डे। अभी ये बात तो कोई नई नहीं है कि बैंकिंग एग्जाम्स में, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में ये जो डेज होते हैं ये पूछ लेते हैं। अभी RBI के प्रीलिम्स में गवर्नेंस डे पूछा था, है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं नाबार्ड RBI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फिश फार्मर्स डे ये कब होता है, ये होता है आपका 10 जुलाई को, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो। और ये कौन सेलिब्रेट करता है, आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। तो ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, इन 5 में से कोई एक होगा, है ना। तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना है इसमें, और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपको लिखना है। और जब आप हेडक्वार्टर कहाँ है ये लिखोगे, ये देखोगे, तब नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोटिव यही है कि आप भी थोड़ा एफर्ट डालें सो दैट आपके जो ऑर्गन्स है अभी, जो आपका दिमाग है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि चीज़ें ज़्यादा समय तक आपके ध्यान में रहे, है ना। तो ये मोटिव है इसके पीछे, अदरवाइज मैं भी आपको नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में सारा कुछ यहाँ पे दे सकता था, ठीक है। तो आपका वो ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अभी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो डोमेन है, सेक्टर है, ये बहुत ही वाइब्रेंट है आज की डेट में। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि अभी पेट्रोल जो है 100 के पार चला गया, ठीक है। 110 तक भी पहुंच गया, बहुत सारी सिटीज में 108 रुपए में आज पेट्रोल के भाव है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे बहुत जोर चल रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली, है ना।
तो जो एग्जिस्टिंग हमारा एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमको मतलब कम पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम ला रहे हैं तो। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है 450 गीगावाट कर दिया है 2030 तक, है ना। तो जो एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे वो हम यूज कर सकते हैं ई व्हीकल्स में। ठीक है। तो ये 450 गीगावाट का जो टारगेट है, ये आपने नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं। और ये आईआरएनए का, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का जो मोटिव है, इनका जो काम है, विजन है, वो ये है कि जो कोई भी डेवलपिंग नेशंस है, थर्ड ऑर्डर कंट्रीज है, गरीब देश है, उनको सस्टेनेबल एनर्जी में ट्रांजिशन करना। ठीक है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको कुछ कॉपरेशन चाहिए, है ना। तो उस चीज में उनका हेल्प करना, कोऑर्डिनेशन करके, कोऑपरेट करके, है ना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे आईएसए जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो क्या करता है, वो जो कंट्रीज है, उनके मेंबर कंट्रीज, उनके उनके उनसे कोऑपरेट करता है इन टर्म्स ऑफ सोलर पैनल यूज, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सोलर प्लांट्स, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। ठीक है। तो ये चीज है। तो ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ये अपेडा जो है न्यूज़ में था 2019 के नाबार्ड के प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। अपेडा का लॉन्ग फॉर्म ये बहुत लोगों को नहीं आता है, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फिश सॉरी फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। ये फॉर्म हुआ था आपके 1986 में। ठीक है। और ये आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है, तो ये हो सकता है कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर आता हो, है ना, या फिर एग्री मिनिस्ट्री के अंडर आता हो, लेकिन नहीं। ये एपेडा जो है, ये आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो उसका उसके एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका कॉमर्स आ गया, बिजनेस आ गया, धंधा आ गया। तो इसीलिए ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया है ना। तो अपेडा का काम क्या है वो इम्पोर्टेंट है, इसका लॉन्ग फॉर्म इम्पोर्टेंट है, और कब फॉर्म हुआ था वो इम्पोर्टेंट, 1986। ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन करना है। और ये जो है, ये पीआईबी पे न्यूज़ था, इसलिए हमने अपेडा को भी कवर कर लिया है। भी रिसेंटली क्या है, हमने ये जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, ये जीआई। ठीक है। जीआई सर्टिफाइड मैंगो जो है वो हमने बहरीन में एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। तो ये जीआई सर्टिफाइड मैंगो की जो वैरायटीज है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है, ये आपने नोट डाउन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं खीरसपति, लखन भोग, देन फाजली, और ये आम्रपाली। ठीक है। ये सब वेस्ट बंगाल से हैं। आम्रपाली, चौसा, लंगड़ा, ये वेस्ट बंगाल से हैं। और ये जो दशहरी जो है ये आता है आपका यूपी से। ठीक है। तो ये मैंगो की वैरायटीज, और जो जोग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेटेड जो मैंगो की वैरायटीज है वो इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड के लिए भी, एफसीआई के लिए भी। ठीक है। सिंस these things are in news, these are very much important from the perspective of नाबार्ड एंड एफसीआई। ठीक है। आरबीआई में तो ये मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछते, बट नाबार्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये रिसेंटली अभी नाबार्ड का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है। नाबार्ड का फाउंडेशन डे कब होता है, ये कब फॉर्म हुआ था नाबार्ड, ये हुआ था 1982 में। देख लेते हैं अभी। देखिए, जेनेसिस एंड विजन। नाबार्ड फॉर्म हुआ था आपका 1982 में, अंडर द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, शिवरामन कमिटी। ठीक है। ये कमेटी फॉर्म हुई थी 1979 में, और फिर इन्होंने इन्होंने रिकमेंड किया था कि नाबार्ड का फॉर्मेशन हो। बेसिकली क्या है, ये जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो फंक्शन है, वो पहले आरबीआई के अंडर था। ठीक है। तो आरबीआई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी उनका मतलब एक्सपांस है ना। बहुत सारे फंक्शंस वो हैंडल कर रहे थे, बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग सुपरविजन, फिर फॉरेक्स भी हैंडल कर रहे थे, फिर वो गवर्नमेंट के पब्लिक डेट भी मैनेज कर रहे थे। तो उनके फंक्शन बहुत ज़्यादा हो गए थे। उसमें क्या है, फिर ये रूरल सेक्टर पे उनका ध्यान कम था, है ना। लेकिन एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो फिर ये उसके लिए शिवरामन कमेटी हम आरबीआई ने फॉर्म की, है ना, टू ensure to ensure the adequate financial assistance and
टू गिव एडिक्वेट अटेंशन टू द रूरल डेवलपमेंट। तो शिवरामन कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो फंक्शन है वो आरबीआई से अलग ही कर दिया जाए, और फिर नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ उसी वजह से। ठीक है, अभी नाबार्ड जो है वो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले आरबीआई का भी स्टेक था नाबार्ड में। ठीक है, अभी रिसेंटली 2019 के बाद ये फुल्ली नाबार्ड इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये 12 जुलाई 1982 को फॉर्म हुआ था नाबार्ड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करना है, आपको फॉर्मेशन ईयर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आरबीआई के मेंस में भी नाबार्ड का फंक्शंस और रोल क्या है वो पूछा था। ठीक है, इसी साल 2021 में आरबीआई के मेंस में व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। ठीक है। तो रोल ऑन फंक्शन में क्या लिखोगे आप? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या लिखोगे आप? फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फाइनेंसिंग वेयर हाउसेस, फाइनेंसिंग कोल्ड स्टोरेजेस, है ना। और देन फाइनेंस का भी एक फंक्शन है नेशनल नाबार्ड का, जिसमें ये रीजनल रूरल बैंक्स को फाइनेंसिंग करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स को फाइनेंस करते हैं। फिर सुपरविजन जो है वो आरबीआई आरआरबी का नाबार्ड ही करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीजनल रूरल रूरल बैंक का जो सुपरविजन है वो आरबीआई नहीं करती, वो नाबार्ड करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी को पता नहीं हो तो वो लिख लेना कि आरआरबी का जो सुपरविजन है वो नाबार्ड करती है, आरबीआई नहीं करती। ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट फंड नाबार्ड के पास है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, वो नाबार्ड हैंडल करता है। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो भी नाबार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपेडा इंक्स एमओयू विथ नाफेड। ये एमओयूज जो है और ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया में नाबार्ड से रिलेटेड, एग्री से रिलेटेड, उनका एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल के आ सकता है कि अपेडा ने रिसेंटली किसके साथ एमओयू साइन किया है। तो किसके साथ किया है? नाफेड के साथ। ठीक है, ये नाफेड क्या है? उसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। तो इनका क्या है कि ये नाफेड जो है इसके थ्रू कोऑपरेटिव, नाफेड में रजिस्ट्रेशन होता है एफपीओज का, है ना, कोऑपरेटिव बॉडीज का। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है ना, कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर कोई लोग कर रहे हैं लीची का, या फिर आम का, मैंगो, है ना, या फिर और भी किसी ऑर्गेनिक, कोई ऑर्गेनिक यील्ड अगर कोई कोऑपरेटिव बॉडी या एफपीओ ले रहे हैं, है ना, तो उनके लिंकेजेस, उनका कोऑर्डिनेशन अपेडा से होना चाहिए, क्योंकि अपेडा अल्टीमेटली एक्सपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट होगा वो अपेडा के थ्रू होगा, उनके पास डाटा रहता है कौन सी कंट्री में क्या एक्सपोर्ट होना चाहिए, कौन से कंट्री में किस चीज़ का मार्केट डेवलप्ड है, और कहाँ पे क्या प्रोस्पेक्ट है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, वो अपेडा को पता होता है। ठीक है, तो इनका जो एक्सपर्टाइज है वो हमारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलना चाहिए, सो दैट हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़े, फार्मर का इनकम बढ़े और देश का भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, तो उसकी वजह से ये अपेडा और नाफेड में एमओयू साइन हुआ है। पहले ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। ठीक है, अपेडा सेपरेटली जाएगा, अपेडा के साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, फिर जो भी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, या फिर उनको कुछ फाइनेंशियल क्रेडिट चाहिए, किसी एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अपेडा के पास जाते थे। लेकिन अभी ये दो ऑर्गेनाइजेशन ये एक होने की वजह से, एक नहीं हुए हैं, एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी जो कोऑर्डिनेशन रिलेटेड काम है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो अभी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है अपेडा और नाफेड का एमओयू। ठीक है, ये आपने नोट डाउन करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया एम्स टू टारगेट ओवर 100 बिलियन ऑफ ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या? ओशन से रिलेटेड। ओशन नीला होता है ना, नीला पानी होता है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो आपके आएंगी ब्लू इकोनॉमी। फिर कौन सी एक्टिविटीज है? फिशिंग है आपकी। फिर देन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं आपको डीप ओशियंस में, है ना। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल मतलब क्या? वो नोड्यूल्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर रहेंगे, लेकिन उससे हमको क्रोमियम मिलता है, निकल मिलता है, आयरन ओर मिलता है ना। ऐसे जो इंपॉर्टेंट कमर्शियल ओर्स है वो उससे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ पे? आपको ओशन के बॉटम में। तो इसलिए ये डीप ओशन मिशन भी हमने लॉन्च किया है, ताकि हमारे जो भी कमर्शियल सेक्टर है उसको फायदा हो। फिर ओशन से आपको सीवीड भी मिलता है।
ठीक है। सीवीड एक्सपोर्ट भी होता है और वो कोस्टल एरिया में खाने में भी यूज करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। ये डीप ओशन मिशन के बारे में हमने पीआईबी सेशन में भी पहले बात की हुई है। डीप ओशन मिशन बेसिकली क्या है कि जो डीप ओशंस होते हैं, है ना, ओशन के बॉटम में जो भी रिसोर्सेस है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने ये डीप ओशन मिशन निकाला है, लॉन्च किया है। तो इसके तहत जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा हमको, तो ये वो इस मिशन के थ्रू वो होगा। ठीक है। तो ये ब्लू इकोनॉमी और 100 बिलियन ये इंपॉर्टेंट है, और फिर डीप ओशन ओशन मिशन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में नहीं आएगा। ये ये इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अबाउट पीएम ई विद्या, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है। अभी कोरोना के बाद अभी लगभग 1.5 साल हो गया है, सभी स्कूल बंद है। ठीक है। बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किए हैं। ठीक है। पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, फिर गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, एक डीटीएच चैनल लॉन्च किया। ठीक है। ये फ्री में मिलेगा आपको, स्वयं प्रभा। इसके लिए आपको कोई डिसकनेक्शन का, केबल कनेक्शन का पैसा नहीं देना है। तो ये क्या है, ये एक पहली से फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक अलग अलग चैनल्स होंगे। उस पर्टिकुलर चैनल पे एक ही उसी क्लास के पूरे कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, है ना। जो भी बच्चों को पढ़ाना है, स्किल डेवलप करना है, वो अभी ये ऑनलाइन एग्जाम के ट्यूटोरियल्स के जरिए इस डीटीएच चैनल पे होगा। ठीक है। तो ये स्वयं प्रभा चैनल, अगर किसी के पढ़ने में नहीं आया था, अगर किसी को नहीं पता है, तो ये आपने नोट डाउन करना है। ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी जो इनिशिएटिव्स है वो एक पोर्टल पे लाना चाहिए हमने। ठीक है। तो उसके लिए ये ई विद्या पोर्टल है ना। ई विद्या प्रोग्राम है। तो उसके तहत ये एक दीक्षा भी पोर्टल था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये दीक्षा पोर्टल क्या था, ये इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं। दीक्षा पोर्टल इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है। और ये किसका इनिशिएटिव है, ये एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो इनका काम क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देना, एक पोर्टल प्रोवाइड करके देना, जहाँ पे अलग अलग एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये दीक्षा पोर्टल पे क्या चल रहा है, टीचर ट्रेनिंग चल रहा है ना, एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कंटेंट का, और क्विजेस है, असेसमेंट भी होता है वहाँ पे, है ना। क्वेश्चन बैंक मिलेगी आपको, अगर आप कोई किसी एग्जाम के जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब चीजें जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगी। ठीक है। तो ये है दीक्षा पोर्टल का काम। फिर आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया ने भूटान के साथ एक एमओयू साइन किया है टू लॉन्च भीम एंड यूपीआई इन भूटान। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली हमने किस कंट्री में भीम और यूपीआई लॉन्च किया है। ठीक है। भीम और यूपीआई लॉन्च हुआ है आपके भूटान में। ठीक है। और इस भीम का एक लॉन्ग फॉर्म है, वो इम्पोर्टेंट है। भीम का लॉन्ग फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है। यूपीआई क्या है वो हम देख लेंगे अभी। यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। मतलब लेमन टर्म में अगर बताया जाए, तो यूपीआई एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिस पे आपके अलग अलग बैंक अकाउंट जो है वो एक ही पोर्टल पे आ सकते हैं। ठीक है। मान लो आपका बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई में, फिर है एचडीएफसी में, एक है एसबीआई में। तो आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे अगर आप पर्टिकुलर बैंक का ऐप यूज कर रहे हो। लेकिन आप अगर ये यूपीआई बेस्ड ऐप अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे फोन पे है, तो फोन पे पे आप आपके सभी अकाउंट जो है वो आप एक ही पोर्टल पे आप यूज कर सकते हो। मान लो आपको आईसीआईसीआई से आपके एचडीएफसी में पैसा ट्रांसफर करना है, वो भी फोन पे होता है ना। तो आप आपके जो मल्टीपल अकाउंट्स है वो एक ही पोर्टल से आप हैंडल कर सकते हो। उसका जो डिपॉजिट है, विड्रॉल है, उसका जो आपको कुछ पेमेंट करना है उस अकाउंट से, या फिर पेमेंट किसी से मंगवाना है उस अकाउंट में, वो एक ही अकाउंट से होगा। ठीक है। और ये भीम जो है, आप अभी किसी स्टोर में जाते हो, वहाँ पे आपको एक बारकोड मिलता है ना। उस बारकोड पे सभी पेमेंट गेटवेज जो है वो यूनिफाइड है। ठीक है। पेमेंट ऐप जो है, गूगल पे हो, भीम भीम हो, है ना, फिर अमेजोन पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, है ना, तो वो एक ही बारकोड से आपको
आप सभी पेमेंट ऐप से पेमेंट कर सकते हैं, और जो मर्चेंट है उसका जो अकाउंट नंबर है उससे लिंक होगा, उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा तुरंत। ठीक है, रियल टाइम बेसिस पे। तो ये जादू है इसकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। ये लॉन्च किया था आपके एनपीसीआई ने। ठीक है, एनपीसीआई 2016 में। 2016 में डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, है ना। तो एनपीसीआई भी इम्पोर्टेंट एंटिटी है जो एडमिनिस्टर करती है यूपीआई को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपने नोट डाउन करना है। फिर रिसेंटली ये एनटीपीसी ने 60 गीगावाट 2032 तक, 2032 तक ये 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ये इनका कहना है। ठीक है, अभी रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है आज इसी वीडियो में, कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्योंकि आने वाले समय में अगले 1-2 साल में आपको ई व्हीकल्स बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगी रोड पे। ठीक है, क्योंकि अभी पेट्रोल मतलब बर्दाश्त की हद से बाहर निकल गया है, 110 तक पहुंच गया है, 108 तो है ही अभी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये ई व्हीकल्स अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में आने वाली है। अगर ई व्हीकल डिमांड में आएंगी तो आपको उनको एनर्जी भी प्रोवाइड करके, एनर्जी भी जनरेट करके देनी होगी अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से ये गवर्नमेंट की जितनी भी एंटिटीज है, इवन प्राइवेट एंटिटीज भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में लगी हुई है। ठीक है, तो 60 गीगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करेंगे कौन, एनटीपीसी बाय 2032। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो इनिशिएटिव हमने अभी ई विद्या, पीएम ई विद्या जो अभी डिस्कस किया, उसी से रिलेट ये एनडीआर इनिशिएटिव है। ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एनडीआर किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, इन 5 ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से या 5 ऑप्शन में से होगा कुछ, तो ये आपको पढ़ के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये लास्ट वीक जो हमारा लास्ट पीआईबी का सेशन था उस पे ये क्वेश्चन हमने पूछे थे। ये इसका आंसर था, नई मिनिस्ट्री अभी फॉर्म हुई है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और ये आता है आपके मिस्टर अमित शाह के अंडर। ठीक है, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। फिर हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट भी डिस्कस किया था लास्ट पीआईबी सेशन में। तो उसमें जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके ऊपर आता है, वो आता है आपके ग्राम सभा पे और राइट होल्डर पे, है ना। एफआरए के अंडर जिनको राइट्स दिए हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन इंश्योर करना। ठीक है, पीएम गरीब कल्याण योजना वो एक्सटेंड की है हमने नवंबर 2021 तक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, अच्छा एमसीक्यूज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो आपने ये सेशन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ अच्छा कंटेंट, इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। ठीक है, और हमारे आरआरबी के कोर्सेज भी चल रहे हैं, नाबार्ड के भी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे इंश्योर कर सक ए, ए, आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं टू इंश्योर योर सिलेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।